बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से जुड़े हुए एमसीक्यूज। तो हमारा पहला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि। तो इसका क्या कारण था? इसका कारण था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को इसे लागू करने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में शामिल हैं तो कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियाँ। चूँकि उपखंड और भी हैं इसलिए कुल 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु ये सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में है 400 से अधिक आर्टिकल्स। अगला प्रश्न है हमारा, मिलान करें। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची होती हैं में है 97 प्रविष्टियाँ, राज्य सूची में है 66 प्रविष्टियाँ, समवर्ती सूची में है 47 प्रविष्टियाँ। तो हमारा उत्तर होगा बी, ACB। निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो सबसे पहले आएगा सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद प्रजातांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया है संशोधन 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए एक नए राज्य के निर्माण के लिए, जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो ये हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार 1 और 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिकों यानी कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति का अधिकार में ही निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प A और C दोनों सही हैं, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा या कौन से सूचीबद्ध हैं? तो ये हैं सामान्य कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता 1 और 2। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 12वां। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब यह एक अधिनियम बन जाता है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रमांक है? 12वां। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये है अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। एक MP की सीट को रिक्त घोषित किया जाता है यदि वह सदन में लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो? राज्यसभा में होते हैं। उपयुक्त दिए गए ऑप्शंस में से हमारे ऑप्शन सही है C, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है।
अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) के एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। में से कौन सा कथन सही नहीं है? धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये उपयुक्त कथन सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये कथन गलत है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, ये भी उपयुक्त कथन सही है। तो हमारा उत्तर होगा बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये कथन सही नहीं है। धन विधेयक पेश किया जाता है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। लेखानुदान बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। अगला प्रश्न है हमारा, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे? लोकसभा के स्पीकर को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये उपयुक्त कथन सही नहीं है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? राष्ट्रपति को। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352 के तहत। केंद्र और राज्य की व्यवस्थायकों के मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया? ये किया गया 61वें संशोधन के द्वारा, जो कि 1989 में हुई। इसमें केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1989 में हुई थी। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? कुल 18। 92वें संविधान संशोधन से पूर्व संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। CDP और NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? बड़े देशों के लिए आदर्श। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुशंसी इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, न कि बड़े देशों के लिए। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी। अशोक मेहता समिति ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार व्यवस्था। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल हैं क्या? प्रशासनिक प्राधिकारी। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 1206। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान के संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई है।
निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी नहीं है, जबकि फ्रांस एक अस्थायी सदस्य है, चीन अस्थायी सदस्य है और ग्रेट ब्रिटेन अस्थायी सदस्य है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संगठन है जो जुड़ा हुआ है किनसे? मानव अधिकारों के संरक्षण से। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। भारत की प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना बेंगलुरु में हुई थी अगस्त 1987 में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1965 में। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले उसमें आता है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, सब उसके बाद समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर जनवादी और उसके बाद गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किस चीज़ से? संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विरोधी कानून से। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ 11 दिसंबर 2019 को। अगला प्रश्न है हमारा, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 19। निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार एक मूलभूत अधिकार नहीं, ये एक कानूनी अधिकार बन गया है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? अधिकार परीक्षा। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के तहत। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? चूंकि नीति निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया 42वें संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। निम्न में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, या संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, या फिर संसद में वोट दे सकता है। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद का हिस्सा होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण या हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा होता है। अतः विकल्प बी एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा और सी आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, दोनों सही हैं। अगर भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा।
अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति में महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है उसके तहत रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकेगा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? ये भारत के राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर भी, बाह्य आक्रमण के आधार पर भी और युद्ध के आधार पर भी। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो प्रायः राज्यपाल के सलाह के अनुसार ही गवर्नर जो होते हैं राज्य में उनके सलाह पर ही वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कहाँ से थे? बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा कथन असत्य है दिए गए कथनों में से? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये कथन असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, विधायिका के अंडर रहकर कार्य करती है। सरकार की संसदीय व्यवस्था में विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो सरकार की शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियाँ होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अतः विकल्प ई ही सही उत्तर है, इनमें से कोई नहीं। हमारा भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा के प्रति। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अटॉर्नी जनरल। इनका नियुक्ति होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? 1956 में हुआ, भाषा के आधार पर। अगला प्रश्न, लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके कितने वोट? अगर उसे प्राप्त ना हो सके 1/6। 1/6 अगर वो मत प्राप्त नहीं कर पाया तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है, वो अपनी जमानत खो सकता है। तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस पे? 1971 की जनगणना पे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल, हिमाचल, मणिपुर और मेघालय में हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 330 के अनुसार।
लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कब? राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? बिहार और महाराष्ट्र। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। बी और सी दोनों सही हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं कौन? भारत के उपराष्ट्रपति। लोकसभा में स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, ये उस समय की बात है, 1999 में ये प्रश्न आया था। उस समय PM सईद थे। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितने समय का? 6 महीने का। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? राजनीतिक शब्दावली में प्रश्नकाल और सभापटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का जो लोकप्रिय नाम है वो है शून्यकाल। सभा में ऐसे मामले को उठाने न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता जो है वो प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति या कार्यान्वयन से। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों से संबंधित है? अधीनस्थ विधान पर समिति। आम आदमी पार्टी निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनकी चुनाव निष्पादनता के आधारभूत राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अभी फिलहाल में आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। कब? निम्न कूटों में अपना उत्तर चुनें। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। केवल 4। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान। दिल्ली है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष थे MN वेंकटचलैया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1953 के अधीन हुई थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या 1956 में अधिनियमित करके इस संख्या को 10 कर दिया। 1960 में बढ़ाकर 13, 1970 में 17, 1986 में 25, 2008 में 30 और 2019 में 33 कर दिया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता 33। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है?
भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और संविधान, उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। कौन कौन से इसमें सम्मिलित हैं? इसमें राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है वहाँ पे, तो केवल 4। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देशित किया। ऐसा करने में उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो ये कौन से अनुच्छेद से आता है? यह आता है अनुच्छेद 175 के 2 क्लॉज 2 से। भारत के राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन। विधान परिषद उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? उद्योगपति। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद के द्वारा। निम्न राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केरल, हिमाचल, दिल्ली, बिहार। तो केवल बिहार में विधानसभा और विधान परिषद है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170। विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 170। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद त्यागना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र देना चाहिए किसे? उपाध्यक्ष को। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक करने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था ये फैसला। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बनाई गई है? गुवाहाटी और मुंबई। मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है या उस समय था, वो किस प्रकार का मुकदमा था? स्वत्वाधिकार मुकदमा, टाइटल सूट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324, भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? 13, अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिलीजुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तेलुगु देशम पार्टी। तो उस समय 1999 में तेलुगु देशम पार्टी का सदस्य स्पीकर चुना गया था। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? चुनाव आयोग को। निम्न भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, ये सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, ये भी सही है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, ये भी सही है। तो उपयुक्त 1, 2, 3, 4 चारों कथन सही हैं। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, उस आयोग ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? 1987 में जमा किया सरकारी आयोग ने। पंचायत के चुनाव कराने हेतु तो निर्णय लेने का किसके द्वारा किया जाता है? निर्णय का अधिकार राज्य सरकार के द्वारा। पंचायती राज विषय है राज्य की सूची पर। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243G के तहत। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ग्रामीण खेल, जबकि पुस्तकालय, ईंधन और तकनीकी प्रशिक्षण शामिल हैं।
निम्न में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, सही हैं। इनका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सही है। इनमें से सभी सही हैं। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। पहला ब्लॉक समिति, फिर जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, ये तीनों आते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियाँ बना सकें एवं लागू कर सकें। अगला प्रश्न है हमारा, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी? स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है कौन? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, ये सभी। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यह उसका विशेषता नहीं है, वैशिष्ट नहीं है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और डैश में प्रारंभ की गई थी, आंध्र प्रदेश में। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश में इसी व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला राज्य दूसरा बन गया, आंध्र प्रदेश। पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया, कहाँ इन्फोर्स किया गया? सबसे पहले राजस्थान में। निम्न में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता कमेटी ने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनोपयोगी सेवा, ये तीनों आते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? राज्य सूची में। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो ये राज्य बिहार हैं, उत्तराखंड हैं, मध्य प्रदेश हैं और हिमाचल प्रदेश हैं। चारों राज्यों ने ऐसा किया है। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 64वां संविधान संशोधन बिल से 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत हुई। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? पंचायती राज प्रणाली से। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? न्यायिक पुनर्वीक्षण, जुडिशियल रिव्यू नहीं आता है पंचायती राज की संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट एक्ट विधेयक लाया गया 1951 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(1), 19(1), 6, 19(2), 31, 85, 87, 174, 176, 343, 342, 341 इसमें संशोधन किया गया। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब कालेलकर। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है?
M3। वरीयता क्रम में निम्न में से कौन पहले आता है? यूपीएससी का चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीएजी या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो सीएजी जो है, सीएजी यूपीएससी का चेयरमैन, सीईसी और सीएजी वरीयता क्रम में एक समान रैंक पे आते हैं, 9 में रखा गया है। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें और अपने न्यायिक क्षेत्र के बाहर 17वें क्रम पर रखा गया था। विकल्प ई सही उत्तर है, क्योंकि यूपीएससी का चेयरमैन, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक तीनों एक समान रैंक पे आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही। अब हम आते हैं अगले सेक्शन की तरफ, भूगोल की तरफ। तो हमारा पॉलिटी का सेक्शन खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम देखेंगे भूगोल।